ब्रोंकाइटिस कई लोगों को हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत, खांसी और उससे कई प्रॉब्लम हो रही है। इससे संबंध में हम हमारे साथ प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार थैंक यू। सर। सर, ब्रोंकाइटिस क्या है सर, और ये किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, ब्रोंकाइटिस जिस भी बीमारी में आइटिस होता है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आना। जैसे टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में स्वेलिंग होना, टॉन्सिलाइटिस हो गई। साइनोसाइटिस, साइनसेस में जो एयर स्पेस होती है फेस के ऊपर, उसमें अगर स्वेलिंग होती है तो ये साइनोसाइटिस हो जाती है। अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है। इसी तरह जिस भी बीमारी में जहां पर आइटिस होता है उसको स्वेलिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस यानी अगर हम लोग फेफड़े की संरचना को देखें तो उसमें एक ट्यूब होती है। फेफड़े का पहला दरवाजा नाक है, यहाँ से फेफड़ा शुरू होता है और ये जो नली है, यहाँ ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद में कम से कम जाने कितनी बार इसके सब डिवीजन होता है। जैसे कि पेड़ के तने से लेकर के उसकी छोटी छोटी शाखाएं जाती हैं और आखिरी में जाके पत्ती से कनेक्ट होती है। वो बिल्कुल संरचना फेफड़े की तरह होती है। जो छोटी नलियां हैं, जो फेफड़े का तना और उसके बाद वो दो भागों में डिवाइड होकर के छोटी छोटी टहनियों में जाता है, वो सांस की नलियां होती है। और लास्ट में जिस स्ट्रक्चर से वो जोड़ता है उसको एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो करके ब्लड में जाती है और ब्लड के द्वारा पूरे बदन में जाती है। तो फेफड़े की संरचना में ट्यूब जो होती है उसकी जो स्वेलिंग होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि बहुत कम समय में हुआ और बहुत कम समय में ठीक हो गया। ज्यादातर ये बच्चों में होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी काफी समय से पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा कि रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो एक्यूटली वहां पे वायरस जा करके फेफड़े में जाता है सांस के द्वारा, और वहां सांस की नलियों में सूजन पैदा करता है। वो वायरल इन्फेक्शन होता है। और उसके साथ में अगर इम्यूनिटी कम है, उसके ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया तो काउंट बढ़ जाते हैं, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। वायरल इन्फेक्शन में अमूमन हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि वायरस सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो हमें केवल सिम्टम्स को इसको कंट्रोल करना होता है। जो एडल्ट में होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, वो ज्यादातर स्मोकर्स में होती है। जिनको सीओपीडी है, जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग लंग की कोई डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, उनको रिपीटेडली इन्फेक्शन होने की वजह से जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है वो होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम 3 महीने तक अगर लगातार खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, सिम्टम्स हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 साल तक होती है, उसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की श्रेणी में लाते हैं। अमूमन लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको खांसी आ रही है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस हो गई है, लेकिन एक्चुअली अगर डेफिनेशन हम लोग मान के चलें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसी को कहते हैं जबकि 2-3 महीने तक लगातार खांसी और लगातार 2 साल तक होगा, उसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लक्षण क्या है सर इसके? कैसे मालूम चलेगा कि सर, ब्रोंकाइटिस? इनके लक्षण जैसे कि फेफड़े में कोई भी चीज अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहली चीज होती है खांसी आना। खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम भी आता है। अमूमन ब्रोंकाइटिस में म्यूकस सेक्रीशन, जहाँ पे म्यूकस सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ये एक कुदरती डिफेंस सिस्टम होता है। यानी कि अगर कोई एलर्जेंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होते हैं या कभी कभी बच्चों में भी इस तरह से हो जाते हैं, अगर वो वायुमंडल से जा करके अंदर जा रहे हैं तो उनको एक म्यूकस बन करके उसमें लपेटता है और बाहर खांसी के द्वारा बाहर निकालता है। तो यानी खांसी आएगी, बलगम होगा, और सांस की नली में जो कि सूजन होती है और सांस की नली बहुत सेंसिटिव होती है तो संकुचित हो जाती है, नैरो हो जाती है। जहां नैरो होगी तो जो हवा आनी है, जो एयर हम लोग ले रहे हैं, वो मुश्किल से जाएगी और उसको सांस फूलने लग जाएगी। तो खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा फीवर आ जाता है। तो खांसी होना, सांस फूलना, छाती में जकड़न होना, अमूमन रात को लगातार खांसी आना, सांस लेने में परेशानी, और कभी कभी कुछ लोगों में स्पेशली अगर स्मोकर हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, तो उसमें ऑक्सीजन गिरने लग जाती है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर फीवर हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसकी जांच के द्वारा अकॉर्डिंगली अगर जरूरत हुई तो हमें एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर तो सांस की नली चौड़ी करने का होता है, और कुछ इनहेलर या नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। वो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे जो हम लोग ट्रीटमेंट को लेकर चलेंगे। प्रभावित कैसे करती ब्रोंकाइटिस जो है, जो
आपने तो एक सब कारण लक्षण बताए, मैं सर प्रभावित कैसे करती है, क्योंकि दिक्कत तो बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने जी लगती है। दूसरा ये कि जब लगातार खांसी आती है तो कुछ लोग इसको टीबी से जोड़ने लगते हैं कि आप टीबी टेस्ट कराइए, क्योंकि आदमी आखिर तक ये नहीं मानता कि वो दमे का शिकार हो गया है या उसको जी सांस जी, लेने में बिल्कुल सही दिक्कत हो बात रही है। है। तो उसको हाँ हाँ। कैसे सर मालूम चले कि वो टीबी जाएगा कि वो ब्रोंकाइटिस के लिए फिजिशियन से या आपसे जी मुलाकात करे? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांस दोनों में होती है, खांसी दोनों में आती है। टीबी के मरीजों में जनरली जो होता है वो क्रॉनिक होता है, जैसे शुरू में बुखार आना शुरू हुआ, खांसी, हम फेफड़े की टीबी की बात कर रहे हैं। टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, नाखून और बाल छोड़ करके बॉडी के जितने भी लाइफ ऑर्गन होते हैं जिसमें जान होती है वो किसी में भी हो सकती है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो क्रॉनिक होती है, काफी समय से खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, यूजुअली एंटीबायोटिक से आराम नहीं मिल रहा है, शाम के समय उनको बुखार आता है और कमजोरी होती है, भूख कम लगती है, कभी कभी खांसी के साथ में खून भी आ जाता है उसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट होता है वो एक्सरे करवाना। सस्ती जांच होती है, सरकारी अस्पताल में फ्री में हो जाता है और प्राइवेट में 100 200 300 400 जितना भी वो मांगते हैं उतना देना पड़ जाता है। तो एक सबसे पहले एक एक्सरे करा करके उसमें अगर हमें कोई शैडो दिख रही है तो इसका मतलब है उसका आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम लोग एक बलगम की जांच जिसमें एफवी टेस्ट करते हैं या जीन एक्सपर्ट करते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है अगर बलगम में टीबी के कीड़े हैं तो इसका मतलब है उसको टीबी हो गई है। और अगर टीबी के कीड़े नहीं है तो कल्चर कराने पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के लिए हम लोगों को जिस दवा से सेंसिटिविटी है उसका इलाज करते हैं। अगर वायरल है तो ये निगेटिव होगा और वो थोड़े समय के लिए होता है। तीसरी चीज सीबीसी यानी कंप्लीट हीमोग्राम, जिसको हम लोग टीएलसी डीएलसी कहते हैं, वो कराते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो ये हमें इंगित करता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काउंट बढ़े हुए होते हैं तो उसके द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है, सांस फूल रही है और हर चेंज ऑफ सीजन में हो रहा है पेशेंट में, और आवांशिक है, जैसे घर में किसी और को भी सांस फूलती है, माता पिता या जो लोग साथ में नहीं भी रहते, नाना नानी बाबा, उन लोगों को भी अगर हो रही है तो ये एलर्जी से संबंधित होती है। वो भी एक इन्फ्लेमेटरी चीज है, उसमें भी सांस फूल रही होती है। ये विशेष मौसम में होता है, धूल गर्दा के एक्सपोजर पे होता है। तो उसके लिए हम लोग आईजीई करके देखते हैं कि जो एलर्जी है वो इसोफिलिक एलर्जी है कि नॉन इसोफिलिक एलर्जी है। 0 से 100 तक होता है, अगर वो उससे ज्यादा है तो ये शो करता है कि इसोफिलिक एलर्जी होती है। तो इस परिस्थिति में हम लोग इसकी जांच करते हैं। उसके अलावा कभी कभी एक्सरे नॉर्मल होता है, पेशेंट की टीएलसी डीएलसी नॉर्मल होती है, इसोफिल काउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है और सारी चीजें आईजीई नॉर्मल या बढ़ा हुआ होता है। इस परिस्थिति में हम लोगों को केवल एक्सरे हमें शो करता है कि निमोनिया है, टीबी है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्रोंकस की साइज कैसी है, हार्ट की साइज कैसी है, पानी तो नहीं है, ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं मालूम पड़ती है। उसके लिए हम लोग एक लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री कहते हैं, एक कंप्यूटर के द्वारा जांच होती है जिसमें आदमी की हाइट, उम्र, वजन के हिसाब से क्या होना चाहिए उसमें प्रिडिक्टेड वैल्यूज रहती है। यानी कि एशियंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो पहले से रहती है। और उसको बहुत साधारण टेस्ट है, उसको फूकना और सांस लेना, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि फेफड़े की क्षमता क्या है, बड़ी सांस की नली में सूजन कितनी है, छोटी सांस की नली में सूजन कितनी है, और नेबुलाइजर या इनहेलर देने के बाद कितनी उसमें रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि उसमें कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो गया है। और कभी कभी उसमें जो मालूम पड़ता है कि रिस्ट्रिक्टिव चेंजेस, यानी कि अगर उसमें फेफड़े में उसकी फूल कम रहे हैं, उसकी फाइब्रोसिस हो रही है, जो कि कोविड के पीरियड में या और लोगों में फाइब्रोसिस होती है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें सांस फूलने का कारण एस्थमा है, सांस फूलने का कारण सीओपीडी है, सांस फूलने के कारण ब्रोंकाइटिस है, कि इंटरस्टिशियल डिजीज है, या उसमें कोई और कारण होते हैं, क्योंकि सांस फूलने के कारण फेफड़े की बीमारी या उसके अलावा हार्ट है, लंग के अलावा लीवर है, किडनी है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या उसको सीवियर एनीमिया, प्रोटीन की कमी हो रही है, बॉडी पूरी बॉडी में पानी भर गया है, हार्ट की फंक्शंस प्रॉपर नहीं, उस परिस्थिति में भी सांस फूल सकती है। तो ये सारे टेस्ट हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनको फेफड़े की वजह से सांस फूल रही है या फेफड़े के बाहर की वजह से सांस फूल रही है। और अगर फेफड़े की वजह से सांस फूल रही है तो सांस की नलियों में, जिसमें हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस है, दमा है, सीओपीडी है, उसकी वजह से होती है, या इंटरस्टिशियम में वो स्ट्रक्चर जो कि एल्वोलाई और ब्लड वेसल के बीच का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियम कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन
डिफ्यूज होकर करके ब्लड में जाती है, वो अगर मोटा हो गया है या स्टिफ हो गया है, तो उसकी वजह से सांस फूल रही कि नहीं होती है। उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। ये हम लोग को दमा या ब्रोंकाइटिस में ये शो करता है कि हमारी फेफड़े की क्षमता खराब तो नहीं होती है। उसको केवल मशीन लगा करके चलना होता है और ये देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन डिप कर रही है कि नहीं करती। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ताकत नहीं है, उनको हम लोग फॉट करते हैं। फोर्स ऑस्टियोमेट्री टेस्ट कहते हैं। ये लेटेस्ट एक टेस्ट है जिसमें एक केवल नाक और मुंह बंद करके मुंह में वो मशीन लगा करके उसको फूकने को कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है, जैसे अल्ट्रासाउंड में एक साउंड वेव लेके जाते हैं, उसी समय ये वाइब्रेशन जा करके फेफड़े के अंदर जाता है। और ये स्पेशली जो डिस्टल कंपार्टमेंट, छोटी छोटी जो एल्वोलाई होते हैं, जैसे हमने पेड़ के लिए कहा जो पत्तियां होती हैं वो एल्वोलाई होती हैं, वहां तक जाकर के उसके वाइब्रेशन से कैलकुलेट करते हैं कि वहां पे कहाँ पे कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, और कितना इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो ये बच्चों या बुजुर्ग के लिए, या कभी कभी और एडवांस टेस्ट देखने के लिए कि उसमें पेरिफेरल या डिस्टल कंपार्टमेंट और लंग इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सीओपीडी में भी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। तो फॉर टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है फिनो, फ्रैक्शनल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, और ये शो करता है कि लंग के अंदर कितनी सूजन है। जैसे कि हमने बताया कि ब्रोंकाइटिस में सूजन होती है। अब सूजन तो है, हमने लंग फंक्शन से मोटा मोटा कर दिया कि सांस की नली संकुचित है, लेकिन कितनी सूजन है, उस सूजन में हमें इनहेलर में स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है, और कितना देना है, उसके लिए हम लोग ये फिनो टेस्ट करते हैं। ये अमूमन बच्चों में इसकी मात्रा 20 से कम होती है और बड़ों में 25 से कम होती है। अगर ये बढ़ करके 40, 45 या 50 से ऊपर है, तो ये शो करता है कि सांस की नली आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड में ज्यादा बना रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड तभी बनता है जब सूजन होती है, यानी आइटिस होती है, यानी ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी या अस्थमा में पेशेंट है। तो इसकी मात्रा देखते हैं और हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं कि बाद में इसको फिर करके देखते हैं कि हमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी इसलिए होती है कि जो इसकी कार्टलेज होती है वो एक पेशेंट में बेकार हो जाती है। उसी की मात्रा करीब 750 से 800 900 रुपए की एक कार्टलेज होती है जो एक पेशेंट में इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है। तो थोड़ी सी महंगी लेकिन महत्वपूर्ण जांच होती है, क्योंकि इसमें हमें ये मालूम होता है कि इनहेलर में स्टेरॉइड हमें कब बंद करना है, ओरल स्टेरॉइड की अगर जरूरत होती है वो हमें कब बंद करना है। यानी कि दवा हम जल्दी बंद कर सकते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी मायने नहीं रखती कि हम ओवरडोजिंग में नहीं जा सकते हैं। तो एक फीनो टेस्ट होता है, एक हमारा लंग फंक्शन या स्पायरोमेट्री होती है, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। एक और टेस्ट होता है जिसको बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी, या हम लोग कहते हैं एक चैम्बर में लोगों को बैठाल करके करते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उसको व्यू के द्वारा हम आपको दिखा भी सकते हैं। उसमें पेशेंट को बैठ करके बंद कर देते हैं, बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। उसमें हीलियम और उसके साथ में ऑक्सीजन हम लोग ये एक सिलेंडर से पेशेंट के फेफड़े में अंदर ले जाते हैं और ये देखते हैं कि डिफ्यूज करके वो फेफड़े के अंदर ब्लड वेसल से लेकर के बॉडी में कितनी जल्दी पहुंचता है, यानी कि उसमें डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी है, और लंग फूल तो नहीं गए, यानी कि उसमें हम लोग वॉल्यूम टेस्ट भी करते हैं, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कितनी देर में पहुंचती है। ये यूजुअली हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या जब कोविड के बाद में पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जिसे कहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीओपीडी में होता है। ये एडवांस टेस्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें जो सिलेंडर होता है उसकी कॉस्ट भी करीब 10,000 से 15,000 के बीच में होती है, और वो बाहर से आता है, बैंगलोर या दिल्ली से लेकर आना पड़ता है। वो महंगा टेस्ट होता है, लेकिन साल में एक बार करके उससे हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और डिजीज का क्या कारण है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इस तरह की बीमारी को हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सर एक चीज़ और है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लंग्स को लेके सांस फूलते हैं तो लोग सीधे फिजिशियन के पास जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कार्डियोलॉजी जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि सांस फूलने की बीमारी हार्ट से भी जुड़ी होती है, और अगर शायद वो हार्ट प्रॉब्लम कर रही हो और लोग सब लोग फिजिशियन के पास दौड़ा, पर उसको कार्डियोलॉजी को जाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि हमने कहा सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, तो एक फेफड़े की वजह से या कुछ और ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी और हार्ट। अब हम अगर हार्ट की बात करें तो एक सिंपल टेस्ट, हार्ट की साइज ज्यादा है, इसका मतलब है हार्ट भी इन्वॉल्व है। अब पेशेंट को पिछले 20 साल से सांस फूल रही है और वो फेफड़े के है, ये मालूम है उसको सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा या उसको ब्रोंकाइटिस है,
लेकिन 50 साल या 60 साल की उम्र में उसको हार्ट की भी परेशानी हो सकती है। अब हमें ये नहीं मालूम कि इस समय जो सांस फूल रही है वो पहले की सांस है कि उसको हार्ट की परेशानी है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट की उम्र ज्यादा हो रही है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, और अमूमन पिछले 10-15 साल से जो हम सांस की दवा इनहेलर या नेबुलाइजर या ब्रोंकोडायलेटर लेकर के हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें ये एक सस्पिशन होता है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में वो चीज आएगी नहीं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कार्डियक सेंटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां जाकर के कार्डियोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है और वो दर्द चलने से बढ़ जाता है और रुकने से कम हो जाता है, ये टिपिकल साइन होता है एंजाइना टेस्ट पेन का। तो अगर आपको दर्द चलने पर हो रहा है और रुकने पर आराम हो रहा है तो इसका मतलब हार्ट का दर्द है, इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर आपको दर्द हो रहा है, मूवमेंट पे बढ़ रहा है, दबाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब है मस्कुलर पेन है, यानी कि आपको जनरल फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा करके एक्सरे करा करके उसका निदान हो सकता है। अगर आपको गहरी सांस खींचने पर एकदम से छाती में दर्द हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, और एकदम से आपको ब्रेथ सांस रोकनी पड़ रही है, यानी प्लूरिटिक पेन, यानी कि फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली। बता दिया उसको लेके किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। खत्म कब तक होता है ये, कि क्या ये आजीवन चलता है, इसकी इसकी दवाई चलती है कि बीच में दवा खत्म भी होती है, इसकी इसकी इसका इलाज बंद भी होता है? देखिए, जैसे हमने कहा था कि ये दो तरह का होता है, जो एक्यूट स्टेज होती है, यानी बहुत कम समय में आता है और बहुत कम समय में चला जाता है। अमूमन ये बच्चों में होता है, वायरल इन्फेक्शन हुआ और 2-4 दिन का वायरल हुआ, उसमें हम लोग हाइपर रिएक्टिव एयरवेज, पोस्ट वायरल हाइपर रिएक्टिव एयरवेज कहते हैं, यानी कोई भी इन्फेक्शन होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक्यूट स्टेज में वायरल सेल्फ लिमिटिंग होती है, हफ्ते 10 दिन में चला जाता है। और बच्चे, स्पेशली उन बच्चों में जिसमें अवांछित होता है, पेरेंट्स में किसी को एलर्जी हो रही होती है, उनको चेंज ऑफ सीजन में होता है, तो चेंज ऑफ सीजन में हुआ और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हो गया, खत्म हो गया। बच्चों में हुआ, पोस्ट वायरल हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रोंकोडायलेटर या इनहेलर या स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है। लेकिन ये नहीं सोचें कि हम इनहेलर को अवॉइड करें या नेबुलाइजर को अवॉइड करें। लोगों का ये मानना है कि एक बार लेंगे तो, अभी से छोटे बच्चों में लेंगे तो क्या जिंदगी भर देना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर आप कोई भी दवा, अगर आपको देने की जरूरत है, उस दवा की हमें जरूरत है। जैसे आप हाथ में स्प्रिट मलनी है 2-2 बूंद दिन में 3 बार, अब वो कहीं कहीं कहेगा हमें मलेंगे नहीं साहब, हमें मलेंगे नहीं दवाई। तो यहाँ 2 बूंद हमें दवा की तरह पहुंचानी है, तो यानी हम एक बॉटल स्प्रिट उसको पिलाएंगे तो वो पेट में जाएगी, खून में जाएगी, हार्ट एंड लंग किडनी सब जगह जाकर के 2 बूंद हाथ में पहुंचेगी। तो इसी तरह इनहेलर का काम है, ये गोली का 1/7 हिस्सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनहेलर लेंगे या नेबुलाइजर लेंगे तो एक बार लेंगे तो आदत पड़ जाएगी और इसको कम से कम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको परहेज ना करें और एकदम से शुरुआत हुई और शुरू में इनहेलर या नेबुलाइजर ले लेंगे, ये वहां की वहां जाएगा और वहां पर सूजन खत्म कर देगा। अमूमन इसमें एक अलग तरह के स्टेरॉइड होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इनहेलर और ब्रोंकोडायलेटर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेबुलाइजर या इनहेलर आते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। उसको इस्तेमाल करने पर वो चीजें खत्म हो जाती है, हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है खत्म हो जाती है। अगर कोई आदमी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, स्मोकर है, दमा का पेशेंट है, तो उसको अगर केवल चेंज ऑफ सीजन में होता है, तो उसको होली दिवाली के आसपास हो रहा है, तो दशहरे से पहले और दिवाली के 10-15 दिन के पहले से दवाई की, बीमारी की दवाई शुरू कर दें, इनहेलर या ब्रोंकोडायलेटर, और वो ठीक हो जाता है। अगले महीने अगले साल फिर उसी सीजन में होना है तो पहले से हम लोग दे सकते हैं। कुछ लोग लगातार पोल्यूशन में काम करते हैं, सीओपीडी है, एस्थमा परसिस्टेंट है, शुरू में वो इलाज छोड़ छोड़ के करते हैं, वो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, उनको दवा का जरूरत हमें लगातार पड़ती है, ब्रोंकोडायलेटर या नेबुलाइजर की दवा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बलगम पीला आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उनको कुछ समय के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें बलगम निकल नहीं रहा है, जो कि इसमें प्रॉब्लम है, बलगम फंस रहा है, निकल तो रहा है लेकिन बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कुछ हम लोग म्यूकोलिटिक टैबलेट्स आती हैं, उनको पानी में डाल करके देते हैं, उससे बलगम हल्का हो जाता है। इसका एक माध्यम, कुछ गोली भी आ गई है एड्रोस्टिन वगैरह करके, वो गोली खाने से भी बलगम पतला हो जाता है। और कभी कभी नेबुलाइजर में हम लोग कंसंट्रेटेड सलाइन होता है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उसको अगर हम लोग देते हैं, सलाइन का नेबुलाइज कर देते हैं, तो बलगम ढीला हो जाता है और निकल जाता है। तो बीमारी का, ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन का कारण एलर्जी, पोल्यूशन, स्मोकिंग, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये अब दूसरा कभी कभी प्रश्न होता है कि अक्सर लोगों को डर लगता है कि साहब हमारे ग्रैंडफादर या फादर को लगातार खांसी आ रही है, तो ये संक्रमित तो नहीं है, औरों को घर में रहने वालों को बिल्कुल तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। तो सब लोग कहते हैं उनका कमरा अलग कर दो, उनका बर्तन अलग कर दो। तो उसमें कुछ चीजें मानने वाली है। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सारी टीबी इन्फेक्शंस नहीं होती है। अगर फेफड़े की टीबी है, खांसी में बलगम आ रहा है और बलगम में एएफबी पॉजिटिव यानी वो कीड़े जो कि टीबी पैदा कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो संक्रमित है। जो कि दवा अगर हम टीबी की दवाई दे दें, 4 से 6 हफ्ते या 2 महीने में अगर वो बलगम निगेटिव हो गया तो वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। यानी वो आदमी जिसमें स्पूटम पॉजिटिव है, केवल वही इन्फेक्शन होता है। तो मुंह पे कपड़ा रख ले तो कोई परेशानी नहीं होती है। अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और लगातार हो रहा है, और घर में कोई डायबिटिक है, तो जिसको खांसी आ रही है थोड़ा 2 4 5 दिन के लिए कपड़ा रख ले तो उससे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक ये जो भ्रांतियां हैं कि हमें नेबुलाइजर करना है कि नहीं करना है, इनहेलर करना है नहीं करना है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा प्रिकॉशन रख लेंगे तो इसका इलाज बहुत छोटा और कोई बहुत एक्सपेंसिव इलाज नहीं होता है। सर आखिरी सवाल कि क्या कोविड के बाद ब्रोंकाइटिस ज्यादा बढ़ी है कि पहले ये स्तर वैसा ही है इसका, जो आपने जो आप नहीं देखा है? सर, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिनको कोविड हो गया था उसको ज्यादातर वो लोग थे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, यानी डायबिटिक थे, हार्ट की या लंग की, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट के हैं, या कोई ऐसी दवाई लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं, या स्मोकर हैं, लाइफ स्टाइल उनकी खराब है। उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस थे और उनको कोविड हुआ। अगर वो कोविड 25% से ज्यादा फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहा था, तो हमने बताया कि कोविड में इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व था, यानी एटिपिकल निमोनिया, यानी वो जगह जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज वाली है थी वो स्टिफ हो गई थी, यानी लंग में फाइब्रोसिस हो गई थी। यानी कि फेफड़े कमजोर हो गए थे। इसमें अमूमन ऑफ एंड ऑन आपको ऑक्सीजन की जरूरत या चलने पर सांस फूलती है। ऐसे पेशेंट में जिसमें लोकल डिफेंस सिस्टम खराब है, उसमें इस तरह की ब्रोंकाइटिस या लंग के इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सीओपीडी जिनको होता है, जो पॉल्यूशन से लगातार एक्सपोजर होता है, या ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल साइज लगातार आप इनहेलर कर रहे हैं, उनमें इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोविड होने के बाद में जो रिपीटेडली वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं उनका नाम कोविड तो नहीं है, लेकिन वो एलाइड ब्रांचेस होते हैं जो फेफड़े को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा है, ये आपकी बात सही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन की वजह से भी ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। अब जैसे बदलता हुआ मौसम, होली दिवाली के बाद में फौरन ये परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। एलर्जी सर एक चीज और कि जो आप एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो एलर्जी किस तरह की? क्योंकि कई डॉक्टरों से और मैंने और भी बात हुई, तो एलर्जी जैसे घर में नमी होना, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप के पास कोई आपको जानवर पाल जानवर, रखे हैं, जैसे कि डॉग हो या बिल्ली बिल्ली है, हो या जी हाँ ये है, कबूतर है, ये है, हाँ ये या ये तो देखिए कुत्ता है। स्मोक स्मोक होना, तो देखिए स्मोक तो आप करने में एक चीज होती है कि आप सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं तो आपको फेफड़े की दिक्कत हो रही है, ये तो अब जी सभी लोग। पर क्या जी। नमी और ये जो डॉग लवर डॉग है या जो बिल्ली है, ये पेट लवर, उनके लिए क्या है सर? क्या किस तरह हाँ, से? बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी इमोशनल चीज है कि हमारा पेट और हम कहें कि उसके द्वारा चीज हो रही है। देखिए, एलर्जी की परिभाषा अगर हम कहें तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं, मतलब ये मेरा वर्जन है, ये हम बुकिश बात नहीं कर रहे हैं। एलर्जी जी कोई बीमारी नहीं, आपका नेचर है। अब वायुमंडल में कुछ परिवर्तन हुआ या कोई धूल गर्दा चली तो आपको खांसी हो गई, अगर यहाँ तक है तो नाक बंद हो गई, यहाँ तक है तो आपको खांसी आ गई, और नीचे गई तो सांस फूल गई। यानी विशेष जगह विशेष परिस्थिति में जाने के बाद में अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और बिना दवा के जगह बदलने पर ठीक हो रहा है, यानी कि आप उन चीजों से सेंसिटिव ज्यादा है, यानी आपकी संवेदनशीलता है, यानी आपका नेचर। तो ये बीमारी कहाँ होगी? आपका नेचर है, आप नहीं सर किसी चीज पे ही जा रहे हैं। अब जी जैसे जी जी एलर्जी जी होती है, बॉडी के किसी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। जी अगर हम शुरू में कहें आंख में अगर एलर्जी हो गई तो उसको कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे भी आइटिस है, जी यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, बट ये पोल्यूटन से है। यानी वायुमंडल के कुछ पॉलन है, डस्ट है, उससे हो रहा है तो कंजक्टिवाइटिस हो गई। नाक में हो गई तो राइनाइटिस हो गई। गले में हो गई तो टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा और सांस की दिक्कत, और नीचे गई स्मोकर वाली हो गई तो सीओपीडी हो गई, या आईएलडी हुआ तो वो हो गया।
तो एलर्जी यहाँ पर हो गई। अगर आपकी त्वचा में हो गई तो अर्टिकेरिया यानी जिसे हम लोग पित्ती कहते हैं उसे हो गई। उसके अलावा पेट में हुई, दूध से या फूड आर्टिकल से हुई तो लूज मोशन या वोमिटिंग हो गई, उससे हुई। कुछ दवा से एलर्जी हुई, उससे चकत्ते निकाला, या फिक्स ड्रग एलर्जी, एक ही स्पॉट में पर्टिकुलर चीज से एंटी इंफ्लेमेटरी या टेनेडाजोल वगैरह कुछ दवाई लेने से फिक्स स्पॉट में एलर्जी, लिप्स के पास में, जेनाइटस में, एनल रीजन पे, पेनिस में या वजाइना में लाल काले रंग के, नीले रंग के स्पॉट बन रहे हैं, उसको हम लोग फिक्स ड्रग एलर्जी कहते हैं। इसी तरह पेट की एलर्जी और सब जगह की एलर्जी ये जगह है। दूसरी बात ये होती है कि एलर्जी वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन यानी पॉलन, परागकण, घर की नमी, फंगल स्पोर्स, हाउस डस्ट माइट, घर में जो आपकी चद्दर है उसमें एक हाउस डस्ट माइट होता है, उससे जनरली होती है। ये रात को बेडरूम में जाने पर हो रही है, ऑफिस में जाने पे नहीं हो रही है, और घर पे आने पे हो रही है, यानी घर की आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। अगर आपकी पेट पाला हुआ है लोगों में, जैसे हमारे घर में भी एक बहुत प्यारा सा कुत्ता है, फ्रोडो करके है, वो रहता है। और हमारे छोटे बेटे ने एक छोटी सी कितनी बड़ी एक बिल्ली भी पाली हुई है, अभी वो लेकर आए। तो हम ये नहीं कह रहे कि इनको पालना नहीं चाहिए, कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में एलर्जी है, आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या घर में हेरिडिटी है, तो अगर आपने नहीं पाला है तो थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन अगर पालने का शौक है तो आप पालिए, लेकिन आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए, आपके बिस्तर पे रात को उसके साथ नहीं सोना चाहिए। आप उसको प्यार करिए, सब करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपके बेडरूम में आपके उसके बाल या उसके एक्सक्रीटा जा करके आपको रात के समय, स्पेशली जो बच्चे हैं जिसको एलर्जी हो रही है, उनके पास नहीं जाए। बिल्ली है तो बिल्ली को भी अवॉइड करिए कि उसमें ना जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि एलर्जी के साथ में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसे हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस कर देती है, वो है बर्ड्स। पर्स में स्पेशली जो कबूतर होती है या मोर होते हैं, अगर आपकी छत पे आ रहे हैं, आप उसको दाना पाल रहे हैं, या कुछ लोगों को कबूतर पालने का शौक है, अगर उनको सांस भी फूली तो लगातार कबूतर की फर से, उनके एक्सक्रीटा से जो आपके सांस के द्वारा अंदर जा रहे हैं, उसमें जाने के बाद में लंग के अंदर फाइब्रोसिस होती है। ये स्टेटा प्रोग्रेसिव सर, जो होती है। आपने जो वो एक शब्द बोला स्टेटा, ये बता दीजिए सर क्या है। आपने बोला ना जो जी सर। जो कबूतर होते हैं उनके जो पंख होते हैं, उनके जो पाटके से उड़ते हैं, या उसका जो मल निकलता है, वो सूखने के बाद में वायुमंडल में जो उड़ता है, और जैसे हमने काफी लोगों को देखा है, लोगों का शौक होता है कबूतर पाल के जी उड़ाना और जी उसको बुलाना, स्पेशली पुराने लखनऊ, पुराने कानपुर, इस तरह के शौक जी होता है सर। लोगों को। जी हजारों कबूतर उनके पास होते हैं, वो वहां पे जाकर उनको फीड करते हैं, बड़ी उनको आत्मीयता होती है, वो करते हैं। उनको ये इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें लंग फाइब्रोसिस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अल्टीमेटली आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपको हेरिडिटी है, तो थोड़ा सा कबूतर को अवॉइड करें। अगर आपकी छत पर आ रहे हैं, आप दाने डाल रहे हैं, तो किसी और से दाने पड़वाइए। अगर आप एलर्जिक हैं, कोशिश करिए आपके छत पर न जाए, या अगर अपने आप नेचुरल वे में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। पानी पी करके दाने खाकर उड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे डायरेक्ट एक्सपोजर अवॉइड करिए। अगर उनके पास जाने की जरूरत पड़ रही है तो डबल मास्क का उपयोग करें, N95 का एक उपयोग करें, यानी डायरेक्ट आपके सांस के द्वारा उनको नहीं जाना, और कम से कम समय के लिए उसका एक्सपोजर करें। तो ये कबूतर हैं, बर्ड्स हैं, उनसे जो एलर्जी होती है, वो एलर्जी के साथ में लंग फाइब्रोसिस हो जाती है, वो जानलेवा भी हो सकती है। तो सर। इनको हमें अवॉइड करनी है। और पेट के लिए हम नहीं कह रहे कि आप मत पालिए, आप उनको कुछ खाना खिला रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लीजिए। अगर डायबिटिक है, आपके घर में एलर्जी हो रही है, तो अपने बेड पे ना लेकर आइए, बेड पे उनके साथ सोइए नहीं। अगर उनको हैंडल कर रहे हैं तो फिर हाथ वगैरह धोने के बाद में सोने जाइए। तो इस तरह की कुछ प्रिकॉशन रखेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर, पेट लवर के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी, बाकी ब्रोंकाइटिस पे भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद। और सर आगे भी हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू।